कहते हैं मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे तेरे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। जी हाँ, इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है कि आपको लगातार कोशिशें करनी है। और जब भी वो कोशिश आप करें तो हमेशा एक नए और एक कंसेप्ट बाय तरीके से, कहने का मतलब कि एक्सपर्ट के गाइडलाइंस में करें। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो अगर आपको एक मिट्टी का बर्तन बनाना हो, आप मेहनत बहुत करोगे, दिन सुबह से लेकर शाम तक अगर मेहनत करोगे, फिर भी आप क्या एक प्रॉपर शेप दे पाओगे जो उसके एक्सपर्ट कुम्हार भाई लोग देते हैं? तो नहीं। तो मेहनत तो करते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, लेकिन आपका दिन भर का किया हुआ मेहनत वो वेस्टेज में चला जाएगा। तो आपको मेहनत तो करना ही है और वो आप करते भी हो, लेकिन अगर वही मेहनत आप किसी एक्सपर्ट के गाइडलाइंस में करेंगे, एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो बाबू, ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो जल्दी भी होगा और स्मार्ट तरीके से भी होगा। तो आप अगर मेहनत करते हो तो हमेशा अपने टीचर्स के गाइडलाइंस में करो, ताकि क्या होगा कि आपको कम समय में ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। तो मेहनत सभी करते हैं, लेकिन स्मार्ट वे में आपको भी तैयारी करना है। तो चलो, आज भी हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं सालू मिस के साथ। मिस, आप यहाँ आए और हम लोग सेशन नंबर 133 स्टैटिक जीके के सेशन का हम लोग शुरुआत करेंगे, और आज भी इसमें बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 133 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अभी रिसेंट में दिसंबर का माह भी चल रहा है और अभी रिसेंट में मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास बहुत सारे प्रकार का अधिकार होता है, जैसे मौलिक अधिकार हुआ है ना, वैसे ही आपको एक वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर आप कह लो प्राकृतिक लेवल पर एक मानवाधिकार भी दिया जाता है, जिसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग मानवाधिकार दिवस भी मनाते हैं। कब मनाया जाता है और इसका थीम इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिसेंट में कोई एग्जाम होगा ना तो इसमें थीम वगैरह भी पूछ लेता है, जो छोटा छोटा थीम होता है ना, जैसे आप देखते हो इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये सारे दिवस का ना थीम भी पूछ लेता है। खैर यहाँ पे आते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो भी रिसेंट में 10 दिसंबर को क्या मनाया गया है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। इस चीज की घोषणा किस संगठन के द्वारा की गई थी? तो देखिएगा, इसकी घोषणा जो है 1948 को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस चीज की घोषणा की गई थी? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस की घोषणा की गई थी। ठीक है, और इसका थीम क्या है? तो थीम है हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी, मतलब अभी ही हमें हमारा अधिकार भी तय करना है और भविष्य भी तय करना है। तो इसका थीम क्या है? थीम है हमारा अधिकार हमारा भविष्य अभी। ये क्या है? तो ये है आपका इसका थीम हो गया। ठीक है, अगर आपसे सवाल करता है कि क्या भारत में भी मानवाधिकार आयोग है, जैसे आप देखते हो महिला आयोग है, जैसे पुरुष आयोग बनाने का डिमांड चल रहा है, अभी जो अतुल सुभाष जी का घटना जो हुआ था, तो क्या भारत में मानवाधिकार आयोग है? तो हाँ है। भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। क्या हुआ था? तो भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना। ठीक है, मानवाधिकार आयोग की स्थापना। जैसा कि हम लोग को पता है कि दिसंबर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट आए और गए, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा बहुत हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दिसंबर लिख दिए। ठीक है, अब दिसंबर में यहाँ पे डेट हम लोग चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा दिवस मनाया गया। जैसे 1 दिसंबर का बात करें तो इस दिन मनाया गया था, बताइए, विश्व एड्स दिवस। ठीक है, उसके बाद अगर 2 दिसंबर को आए तो 2 दिसंबर को मनाया गया था कंप्यूटर साक्षरता दिवस। क्या लिखा गया? ये कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 दिसंबर को मनाया गया कंप्यूटर साक्षरता दिवस। आपसे पूछता है कि 3 दिसंबर को भी कुछ था। 3 दिसंबर को मनाया गया था विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए
अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ये कब मनाया गया? तो 3 दिसंबर को। बात करें 4 दिसंबर को, तो इस दिन था आपका भारतीय नौसेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस, ये कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को। ठीक है। 5 दिसंबर को अगर देखें तो विश्व मृदा दिवस, ये कब मनाया गया? तो 5 दिसंबर को जो मनाया जाता है ये होता है आपका विश्व मृदा दिवस। ठीक ना। वहीं अगर हम लोग और भी आ गए तो 6 दिसंबर को कोई खास दिवस तो नहीं है, लेकिन एक महापुरुष की पुण्यतिथि है। किसका? तो 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर जी की क्या होती है? तो भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 6 दिसंबर को, भी रिसेंट में मनाया गया था ना। इसी दिन पटना में प्रोटेस्ट भी चल रहा था। वहीं अगर देखें 7 दिसंबर को तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये सारे के सारे कब मनाए जा रहे हैं? तो दिसंबर में। और 7, 8 फिर आ जाओ, 10 को लिख लो। 10 को हम लोग अभी अभी देखें कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जा रहा है? तो ये आपका मनाया जा रहा है 10 दिसंबर को। ठीक ना। चलिए, जैसे 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। ठीक ना, इस चीज को भी याद रखिएगा। 11 दिसंबर को आपका यूनिसेफ दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, हाल ही में आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के अभी रिसेंट में 26 नंबर के गवर्नर जो बने हैं वो कौन बने हैं? सवाल आपका यही है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन कितना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। सारा नाम स से है, सतीश कुमार, संजीव कुमार, संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति। चलो देखते चलते हैं हम लोग यहाँ पे सारा। जैसे सतीश कुमार है, ये कौन है? तो ये है रेलवे बोर्ड के सीईओ, रेलवे बोर्ड के सीईओ। अगर और भी डिटेल से पूछेगा कि रेलवे बोर्ड के पहले दलित सीईओ कौन थे, तो ये हो जाएंगे सतीश कुमार। आगे आइएगा संजीव खन्ना, ये कौन है? तो ये हो जाएंगे 91वें नंबर के सीजेआई, 91वें नंबर के सीजेआई। संजय मूर्ति कौन है? तो ये अभी भारत सरकार के कैग बने हैं। कैग मतलब कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और अगर हम लोग बात करें संजय मल्होत्रा जी के बारे में, तो शक्तिकांत दास के स्थान पर, किसके स्थान पर? तो शक्तिकांत दास के स्थान पर ये क्या बने हैं? तो आरबीआई के क्या बने हैं? गवर्नर बने। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें कि अपॉइंट कौन करता है, तो इनका जो अपॉइंटमेंट होता है ये अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। ठीक है। कौन करता है? तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट द्वारा इनका क्या होता है? तो इनका नियुक्ति किया जाता है। इनका नियुक्ति कौन करता है? तो एक कमेटी द्वारा होता है। और इस कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये चीज हुआ। दूसरा आपसे सवाल करता है कि आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं हम लोग? आरबीआई को कहते हैं। इसकी स्थापना जो है किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है यंग हिल्टन कमिटी, जिसको शाही कमेटी भी कहते हैं, यंग हिल्टन कमिटी की सिफारिश पे। इसने, आपको पता है ये जो कमेटी था ना, ये 1929 में ही बोला था कि हमें आरबीआई एक केंद्रीय बैंक का निर्माण करना चाहिए। ठीक है। लेकिन आगे जाकर के इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी ना, उस समय इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। लेकिन फिर आगे जाकर के 1937 में क्या हुआ कि इसका जो राजधानी है वो कहाँ कर दिया गया? मुंबई कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर याद रखिएगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। शुरुआत में जब ओपनिंग हुआ था ना, ये प्राइवेट बैंक था, और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को। आपसे पूछता है कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। 25वें नंबर के गवर्नर कौन थे? तो वो शक्तिकांत दास थे। और अभी उनके जगह पे कौन बन के आया है? अभी उनके जगह पे आए हैं संजय मल्होत्रा। ठीक ना। ये सारा चीज याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल करता है कि यंग हिल्टन कमेटी किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका आरबीआई से। 2-4 कमेटी का और भी नाम याद रखिएगा, जैसे गोईपोड़िया समिति किससे संबंधित है? बैंक से संबंधित है। नरीमन समिति, ठीक है, गोईपोड़िया, नरीमन, बेशल, ये सारा का सारा जो समिति है ये किस चीज से संबंधित है? तो बैंक से संबंधित है। बैंक में भी आरबीआई आप ले सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट में देखिएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, और ये सारा क्वेश्चन ना अब 200 करंट था, अब सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिसेंट में पूछा हुआ है, आंसर किससे उठाया हुआ है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को देश के शासन में मौलिक माना जाता है, ठीक है। जो डीपीएसपी है उसको बताया जा रहा है कि देश के शासन में एक प्रकार का वो मौलिक चीज है ना। उसके बाद देखो, लेकिन ये किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है। इस अवधारणा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, देखो बोल क्या रहा है। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में हमें पता है कि मौलिक अधिकार जो होता है ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। इट मीन्स न्यायालय में परिवर्तनीय कहने का मतलब कि अगर हमसे हमारा मौलिक अधिकार कोई भी छीनता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जाने का क्षमता रखते हैं। वो हमें आर्टिकल जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए, 226 जो है हाई कोर्ट के लिए, बोलता है कि आपके लिए दरवाजा सीधा खुला हुआ है ना, अगर आपसे आपका कोई मौलिक अधिकार ले रहा है तो। बट डीपीएसपी भी एक प्रकार का हमें अधिकार ही प्रदान करता है। इसके बावजूद हमारे पास कोई भी ऐसे आर्टिकल नहीं दिए गए हैं जिससे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाओगे। आपके पास एक क्रम है, आप उसी के अनुसार कोर्ट में जा सकते हो। तो ये चीज लिखा हुआ कहाँ पर है, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डीपीएसपी के बारे में। अगर बात करें डीपीएसपी, इसी को हिंदी में कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया है, तो ये हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। कहाँ पर रखा गया है हमारे संविधान में, तो भाग 4 में रखा गया है। अनुच्छेद का चर्चा करें कहाँ पे रखा गया, तो 36 से 51 में कहा रखा गया। अगर बात करें कि बी आर अम्बेडकर इसके बारे में क्या बोले हैं, तो बी आर अम्बेडकर जो है वो डीपीएसपी को नवीन विशेषता कहे हैं। अगर आपसे पूछता है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो डीपीएसपी को भी जो है संविधान का आत्मा कहा है, तो हाँ है। कौन है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन जो है ये डीपीएसपी को क्या कहे हैं, तो संविधान की आत्मा। डीपीएसपी को क्या कहे हैं, डीपीएसपी को कहे हैं संविधान की आत्मा, ठीक है, संविधान की आत्मा, इस चीज को याद रखिएगा। चलो अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आर्टिकल पे। अगर बात करें कि आर्टिकल 36 क्या कहता है, तो आर्टिकल 36 ये कहता है ना कि राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा का चर्चा कहाँ पर है, तो ये आपका आर्टिकल 36 में है। लिखते चलिएगा, जैसे लिखिएगा आर्टिकल 36, तो इसमें क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 क्या कहता, तो आर्टिकल 37 कहता है कि आपका जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी है ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। यही चीज वो कह रहा था ना, तो आपका आंसर निकल गया। हाँ, आर्टिकल 37 हमारा आंसर होगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है, आर्टिकल 38 कहता है कि सभी व्यक्ति को आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करिएगा, है ना। क्या बोल रहा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करिएगा, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करिएगा। ये किसको कह रहा, तो राज्य को कह रहा। किसके लिए कह रहा, तो ये आपका कह रहा व्यक्तियों के लिए कह रहा है। चीज को याद रखिएगा। 39 में क्या कह रहा है कि आप अपने राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए कम से कम आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाइएगा। क्या कह रहा है कि आजीविका के लिए पर्याप्त साधन आप उपलब्ध करवाओगे, है ना। उसके बाद फिर 40 में आ जाओ। 40 क्या कह रहा, तो 40 जो है ये कह रहा कि आप अपने राज्य में ग्राम पंचायत का भी काम करवाइएगा, मतलब आपके राज्य में पंचायत वाला सिस्टम भी होना चाहिए। 41 क्या कह रहा, तो 41 कह रहा बेरोजगारी, बुढ़ापा, विकलांग, है ना, वृद्ध लोग जो होते हैं, इनके लिए कुछ, इनके अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ खास काम कौन करेगा, राज्य करेगा। तो ये सारी चीजों को आप याद रखिएगा, ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन 4 पे। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा वर्ष 1784 में किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये बनवाया गया था अवध के नवाब के द्वारा, ठीक है। और उस समय अवध के नवाब कौन थे, देखना यहाँ पे, अवध के नवाब। देखो आप ऑप्शन को छाट सकते हो, बताओ इतना इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, अगर आपको प्रॉपर नाम नहीं याद रहेगा ना फिर भी आप छाट लोगे। तो ये क्या बोला है, 1784 का बात कर रहा है, ठीक है। और ये अवध का नवाब पूछ रहा है, अवध का नवाब पूछा है ना, नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस ये दिया। चलो थोड़ा सा आपको यहाँ पे पढ़ना ही पड़ता। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा, पहले तो आ जाओ कि ये बड़ा इमामबाड़ा है क्या, तो एक प्रकार का मस्जिद है। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा भी है और लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा भी है, ठीक है। तो ये जो है आपका अवध के चौथे नवाब,
अवध के चौथे नवाब जो 1775 से लेकर 97 तक अवध के नवाब रहे थे। बात किसका कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग बात कर रहे हैं नवाब आशुफुद्दौला के बारे में। इन्होंने क्या करवाया था, तो लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा की स्थापना करवाई थी। इन्होंने कुछ कुछ और भी चीजों का स्थापना करवाया था, जैसे रूमी दरवाजा और केसर बाग, ये जो है इसका स्थापना कौन करवाया था, तो ये आशुफुद्दौला के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, सिराजुद्दौला के बारे में बात करें तो प्लासी का युद्ध इसी के समय में हुआ था, बंगाल के नवाब रहे थे, है ना, और इनकी मृत्यु भी उसी प्लासी के युद्ध में हो गई थी। अकबर के बारे में बात करें तो अकबर का कार्यकाल मुगल काल में सबसे बेटर रहा था, और इसने बाबर के द्वारा जो आत्मकथा लिखा गया था, बाबर के द्वारा जो आपका आत्मकथा लिखा गया था तुर्की भाषा में, उसको फारसी में कौन अनुवाद करवाया था, अकबर करवाया था। अकबर के टाइम में हुआ था, है ना। जहांगीर के बारे में याद रखें तो जहांगीर और बाबर एक ऐसे मुगल बादशाह थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आप समझ रहे हो कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, यही क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। यहाँ पे स्टेट नहीं पूछ करके क्या पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, यूटी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम लोग से स्टेट पूछता कि भारत के किस स्टेट में जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो सबसे कम है ना, वो सबसे कम है, तो क्या हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, 17, कितना है, 17। मतलब आप समझ रहे हो कि वहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, ओनली 17 लोग रह रहे हैं। मतलब वहाँ पेड़ पौधा, वहाँ का एनवायरमेंट, हरियाली वहाँ पर ज्यादा है ना। वहीं आपसे अगर यूटी में पूछेगा तो यूटी में हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ कितना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। पहला जो आपका जनगणना हुआ था, देखो पहला तो 1872 में हुआ था, किसके समय में हुआ था, मेयो के समय में हुआ था। आई होप कि आपको सुनते सुनते अब याद भी हो गया होगा। लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से पहली बार कब हुआ था, तो सिस्टमेटिक ढंग से पहली बार हुआ था 1881 में। और इस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, इस समय जनगणना आयुक्त तो ये थे WC प्लोडेन जो थे, ये क्या थे, 1881 में जनगणना आयुक्त थे। अगर आपसे पूछता है कि आपका जो 5वां नंबर का जो जनगणना हुआ था, 5th नंबर का, कब हुआ था, 1921 में। इसमें क्या हुआ था ना, भारी मात्रा में जो आपका गिरावट देखा गया था, किसमें, तो जनगणना में 0.31% का गिरावट देखा गया था। कब, 1921 में। और इसी 1921 की जनगणना को महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है 1921 वाले को। इसके बाद देखो, अच्छा यहाँ पे जनसंख्या आखिर घट क्यों गया था, तो घट इसलिए गया था ना क्योंकि 1918 में ना बहुत ही खतरनाक वाला महामारी फैला था, महामारी, जिससे कई मिलियंस लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी वजह से क्या हो गया था कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बहुत ज्यादा घट गया था। अगर हम लोग देखें कि जनगणना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत कराया जाता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराया जाता है। किस सूची में आता है, तो संघ सूची में आता है। किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है, तो अनुच्छेद 246 में इसका चर्चा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। देखो यहाँ पे केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। पहले तो आप याद रखना कि केवलादेव और चिल्का झील दो ऐसे साइट्स हैं जिसको भारत की ओर से सबसे पहले रामसर साइट में शामिल किया गया था। आपसे पूछता है कि भारत की ओर से रामसर साइट में शामिल होने वाला पहला कौन सा एरिया था, कौन सा मतलब कौन सा क्षेत्र था, तो ये हो जाएगा आपका, एक तो होगा चिल्का झील और एक हो जाएगा आपका केवलादेव घाना पक्षी विहार। तो पहला चीज तो आप ये सीखे यहाँ पे। दूसरा देखो, जो केवलादेव पक्षी विहार है ना, इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, क्या ही हो गया, इसको क्या कहा जाता था, तो भरतपुर पक्षी विहार कहा जाता था। भरतपुर पक्षी विहार इसका क्या नाम था, तो पुराना नाम था। आगे जाके क्या कहा जाता है, केवलादेव कहा जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ है। देखो अगर आपको याद रहता है कि पुराना नाम क्या था, भरतपुर पक्षी विहार, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाता ना, भरतपुर पक्षी विहार। ठीक ना, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग और भी यहाँ पर देखें
कि पहले तो ये देखें कि भारत का जो पहला रामसर साइट था ये चिल्का झील बना और केवलादेव पक्षी विहार बना। कब बना था बताओ, ये कब बना था? तो 1981 में बना था, है ना। चलिए अगर और भी देखें राजस्थान के बारे में, हम लोग राजस्थान वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक ना, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे और भी देखें तो राजस्थान में कई सारे और भी राष्ट्रीय उद्यान कह लो, आपका टाइगर रिजर्व, जैसे रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है ना, वो कहाँ पड़ता है? तो आपका राजस्थान में पड़ता है। जैसे सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य, सरिस्का जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। लिख लेना आप इसको, लिखेगा सरिस्का, ये सारे के सारे कहाँ हैं? तो राजस्थान में। सरिस्का हो जाएगा, रणथंभौर हो जाएगा, रणथंभौर। उसके बाद मुकुंदरा हिल्स, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये आपका राजस्थान में ही पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। अगर राजस्थान के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी जयपुर, कैपिटल हो जाएगा जयपुर, जिसको पिंक सिटी या गुलाबी नगर भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने इसका स्थापना किया था। सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा। और गवर्नर कौन है? हरिभाऊ बागड़े, हरिभाऊ बागड़े। चलो आगे आ रहे हैं। यहाँ पे देखो पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल। और ये कांगड़ा स्कूल वाला आपसे पूछा हुआ है कि कांगड़ा चित्रकला जो है, कांगड़ा लघु चित्रकला जो है ये किस राज्य का है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। और ये सारा का सारा क्या है? तो ये चित्रकला का एक प्रकार है। ये सारा का सारा पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, ये अलग अलग समय पे अलग अलग शासकों द्वारा प्रसिद्ध बनाया गया था, यूज में लाया गया था, ठीक है। क्या है? तो ये चित्रकला का एक प्रकार है। नेक्स्ट में आइएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पहले तो आप ये बताओ कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो है ये मेनली किस प्राइम मिनिस्टर को डेडिकेट करते हुए ये बुक लिखा गया है? तो ये लिखा गया है किसके लिए? तो मनमोहन सिंह के लिए, मनमोहन सिंह के लिए, ठीक है। मनमोहन सिंह के लिए, जिनका टेन्योर क्या रहा था? बताओ इनका टेन्योर क्या रहा था? आप बताना कमेंट करके कि कांग्रेस पार्टी से ये जाकर के आपके क्या बने थे? तो प्रधानमंत्री बने थे। ये बुक लिखा कौन है? तो ये लिखे हैं संजय बारू। कौन लिखे हैं? संजय बारू। तो ये संजय बारू कौन थे? तो संजय बारू जो थे वो मनमोहन सिंह के 2004 से लेकर के 2008 तक, 2004 से लेकर के 2008 तक ये क्या रहे थे? तो मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे, ठीक है। 2004 से लेकर के 2008 तक मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे। और इन्होंने ही पुस्तक कौन लिखी है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे। अगर हम देखते हैं कि क्या संजय बारू जी के नाम पर कोई और भी बुक है, तो एक बुक इन्होंने और भी बहुत फेमस लिखा है 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव, देखिएगा यहाँ पे लिखिएगा 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। संजय बारू के द्वारा ही एक और पुस्तक लिखा गया है 1991 हाउ पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री। ये बुक कौन लिखा है? तो ये बुक भी कौन लिखा है? संजय बारू जी के द्वारा लिखा गया। पीवी नरसिम्हा राव कौन थे? तो ये भी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, इस चीज को याद रखिएगा। अगर हम लोग देखें कुलदीप नायर के बारे में कि क्या कुलदीप नायर जी जो है ये कोई बुक लिखे हैं, तो इनके नाम का एक बुक है इंडिया आफ्टर नेहरू। ये भी प्रधानमंत्री से संबंधित ही बुक है, इंडिया आफ्टर नेहरू। ये बुक कौन लिखा है? तो ये लिखे हैं कुलदीप नायर, ठीक ना। अगर हम लोग देखें राजदीप सरदेसाई के बारे में, यहाँ पे देखिएगा राजदीप सरदेसाई, तो ये प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री के बारे में लिखे हैं। इन्होंने कौन सा बुक लिखा है? तो लिखा है इन्होंने मोदी बॉर्न इंडिया, है ना। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने लिखा है 2019 हाउ मोदी वॉन इंडिया, हाउ मोदी वॉन इंडिया। ये बुक कौन लिखा है? तो ये बुक लिखे हैं राजदीप सरदेसाई। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं, यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा बुक देखे। संजय बारू का 2 बुक लिखे, देखे कौन सा? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और एक और प्राइम मिनिस्टर के बारे में इन्होंने लिखा है 1991 पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव मेड हिस्ट्री, ये भी संजय बारू लिखे हैं। अगर कुलदीप नायर के बारे में बात करें तो इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? इंडिया आफ्टर नेहरू, ये भी प्रधानमंत्री से संबंधित है। राजदीप सरदेसाई के बारे में देखिए तो इन्होंने क्या लिखा है? 2019 में लिखा है, और किसके बारे में? तो मोदी जी के बारे में लिखा है, हाउ मोदी वॉन इंडिया, ठीक ना। अगर हम लोग बात करें करण थापड़ के बारे में, तो इन्होंने लिखा है फेस टू फेस इंडिया, फेस टू फेस इंडिया, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। चलो आगे आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर है ना, बिर, ये कौन से देश की मुद्रा है? तो ये एक अफ्रीकन कंट्री, ये एक अफ्रीकन देश, किसकी? तो इथियोपिया, इथियोपिया की मुद्रा है, इथियोपिया की मुद्रा है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है अदीस अबाबा। किसकी राजधानी है? तो इथियोपिया की राजधानी क्या हो जाएगी? अदीस अबाबा। अगर हम लोग और भी देखें तो देखो इथियोपिया एक जगह और बहुत इंपॉर्टेंट नाम के साथ आता है, किस नाम से? हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? तो ये आपका पहले देख लो यहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है क्या। तो जब आप अफ्रीका का मैप देखते हैं ना, इस टाइप से जब आप अफ्रीका का मैप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ देशों का ग्रुप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो अफ्रीका के उत्तरी साइड में है ना, उत्तरी पूर्वी आप कह लो, इस साइड में स्थित है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं? तो इसमें तो सबसे पहले आता है आपका इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, ये जो समुद्री लुटेरे के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, सोमालिया और इथियोपिया, ठीक है। ये 4 देश आते हैं आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, जिसमें इथियोपिया जो है ना, ये लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक कंट्री है। तो ज्यादा डिटेल में जाएगा तो ये सवाल कर सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सवाल बन सकता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका का कौन सा देश जो है ये आपका स्थलबद्ध है, लैंड लॉक है। नेक्स्ट में आते हैं। लाई हरोबा महोत्सव डॉट डॉट जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये उस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है जो अभी मणिपुर में बहुत ज्यादा चर्चा में थी, बहुत ज्यादा विवाद में था। किसके द्वारा? तो मैतेई जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? मैतेई जनजाति के द्वारा लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर में। मणिपुर में बात करें मणिपुर के बारे में तो मणिपुर की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। मणिपुर की राजधानी शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के सीएम होंगे एन बीरेन सिंह। यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जिनको अतिरिक्त कार्यभार मिला हुआ है। और भी हम लोग देखें तो यहाँ आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ, जो एक प्रकार का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ, ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील, ठीक ना। और इसी पे केबुल लामजाओ आपका राष्ट्रीय उद्यान है। और भी मणिपुर के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्या देख सकते हैं? लाई हरोबा फेस्टिवल था ना, लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में ही मनाया जाता है, ठीक है। एक दो फेस्टिवल का नाम, लोक नृत्य का नाम देखिएगा राखल। अगर आपसे पूछता है कि राखल लोक नृत्य जो है ये क्या है? तो ये आपका लोक नृत्य है। ये कहाँ किया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मणिपुर में किया जाता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे देखो अपना 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फैक्ट्स के साथ, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए वीडियो बनाने में। कभी कभी बीच में छूट जाता है 1-2 दिन, उसका बहुत सारा रीजन है, ऑफलाइन क्लास का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसी वजह से हो जाता है। अगर छूट जाता है तो आप प्रीवियस क्लास का एक बार रिविजन कर लिया करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।